गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की समस्थिति को देखेंगे। आज समस्थिति बोलते हैं भू संतुलन की अवस्था को। पिछले वीडियोज़ में हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश की थी, अलग अलग तरीक़ों से समझने की कोशिश की थी। डेली के अनुसार देखा, स्वेस के अनुसार देखा, इसके अलावा भूकंप के आधार पर देखा, ज्वालामुखी के आधार पर देखा, घनत्व, तापमान, दाब के आधार पर देखा। इसके अलावा नवीन मान्यताएं हमने देखने की कोशिश की। उसके आधार पर हम समझने की कोशिश की हमने कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। लेकिन आखिर में हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि पृथ्वी अंदर से पिघली हुई पाई जाती है। ऊपर से पृथ्वी ठोस है, बीच की एक लेयर ऐसी है जो पिघली हुई है, बाकी नीचे वाली लेयर भी फिर ठोस है। इस तरीके से हमने अंत में ये निष्कर्ष पर पहुँचे। चलिए, अब आता है भू संतुलन। अब ये भू संतुलन एक नया रोग आ गया। ये क्या होता है? भू संतुलन कहते हैं पृथ्वी अपने आप का जो संतुलन करती है, अपने आप का जो बैलेंस करती है, उस बैलेंस को पढ़ने के लिए भू संतुलन नाम का एक शब्द है। उस भू संतुलन को हम पढ़ेंगे। अब भू संतुलन, इसको समस्थिति भी कहते हैं। समस्थिति अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी कहते हैं। आइसोस्टेसी, भू संतुलन या समस्थिति। चलिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। भू संतुलन होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझाऊं तो इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, समुद्र का तल होता है, वो किसी ना किसी एक माध्यम के द्वारा आपस में एक संतुलन स्थापित करके रखते हैं। उस संतुलन स्थापित करने की अवस्था को ही भू संतुलन कहा जाता है। जब इस संतुलन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाती है तो पृथ्वी अपने आप का वापस से संतुलन करती है, जो ज्वालामुखी भूकंपों के माध्यम से हमको दिखलाई देता है। बात समझ में आई? नहीं आई गुरुजी? दोबारा समझो। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी तल के ऊपर, इसको हम अब आपको बता दिया हमने। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ये पृथ्वी तल है, मान लीजिए पृथ्वी तल है। इस पृथ्वी तल के ऊपर ये एक पर्वत है, फिर पर्वत के बाद ये एक पठार है, पठार के बाद ये मैदान है, और मैदान के बाद ये मान लीजिए समुद्र का तल है। ठीक है? तो इस तरीके के जब उच्चावच है तो एक जगह से ऊंचा है, एक जगह से नीचा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी भू संतुलन की अवस्था में है। एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचा, भू संतुलन तो है, यानी कि सभी बराबर होंगे तो भी संतुलन होगा, लेकिन कुछ एक नीचा होगा एक ऊंचा होगा तभी तो संतुलन होगा। इस तरीके से ये संतुलन की अवस्था में पृथ्वी। जब क्या होता है, यहाँ से नदियाँ निकलती है तो नदियाँ इसको काटती है, और यहाँ की मिट्टी, पठारों की मिट्टी ले जा करके कहाँ जमा करती है? यहाँ जमा करती है। तो यहाँ क्या बढ़ जाता है? भार, और ये क्या हो जाता है? हल्का। बात समझ में आ रही होगी? तो ये जो नदियाँ हैं या अपर्दनकारी शक्तियाँ हैं, ये अपर्दनकारी शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर काट छांट करने का कार्य करती रहती है। जब अगर यहाँ का भार बढ़ता है तो इसको काट छांट करके इधर पहुँचा देती है, और जब यहाँ का भार बढ़ता है तो क्या होता है? समुद्रों के अंदर ज्वालामुखी उद्गार होता है, और वो लावा निकल करके दूर दूर फैल जाता है। इस तरीके से वापस पृथ्वी अपने आप को संतुलित करती है। बात समझ में आई होगी? अब इसी भू संतुलन की अवधारणा को परिभाषा रूप में हम लिख लेते हैं। ठीक है? भू संतुलन किसको कहते हैं? आप लिख लीजिए भू संतुलन, टॉपिक डाल लीजिए भू संतुलन, आइसोस्टेसी। लिखिए भूपरपटी। भूपरपटी कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह। भूपरपटी की सतह पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच, जैसे पर्वत, पठार, मैदान,
समुद्र तल आदि अपने भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघली हुई चट्टानों पर जो संतुलन की अवस्था को बनाए रखते हैं उसे भूसंतुलन आइसोस्टेसी के नाम से जाना जाता है। चलिए इतनी बात लिख लीजिए आप। भूपर्पटी की सतह बोले तो भूपर्पटी कहते हैं क्रस्ट को, पृथ्वी का ऊपरी पपड़ी जिसको बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच बोलते हैं ऊंचे नीचे स्थल खंडों को। पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तल आदि पाए जाते हैं जो अपने भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे पिछली कक्षा में हमने देख लिया नीचे कौन सी चट्टानें पाई जाती, पिघली हुई चट्टान। उनके नीचे स्थित पिघली हुई चट्टानों पर अपने संतुलन की अवस्था को बनाए रखते हैं। ठीक है ना, संतुलन की अवस्था को बनाए रखते हैं। उस संतुलन की अवस्था को भूसंतुलन या आइसोस्टेसी के नाम से जाना जाता है। बात इतने से समझ में आई होगी। चलिए अब कुछ विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बात कहने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी की ये संतुलन की जो अवस्था है, ये संतुलन की अवस्था अगर पाई जाती है तो कैसे पाई जाती है। चलिए अच्छा, इससे पहले एक बात आप याद रख लेना, ये आइसोस्टेसी जो शब्द है, आइसोस्टेसी जो शब्द है ये सबसे पहले ये शब्द दिया था क्लेरियंस डटन को भी हम पढ़ेंगे आगे। क्लेरियंस डटन ने 1889 में ये शब्द की उत्पत्ति इन्होंने की थी। बात समझ में आ गई होगी। समस्थिति को हम पढ़ रहे हैं। क्लेरियंस डटन 1889 इन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति की थी, सबसे पहले शब्द दिया। चलिए अब हम देखते हैं, एक महोदय हैं प्राट, एरी, बोवी, हैफोर्ड, 4 विद्वान हुए हैं। प्राट, एरी, बोवी और हैफोर्ड, ये 4 विद्वान हैं। चारों विद्वानों के अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे वास्तव में है क्या ये। तो सबसे पहले प्राट महोदय आए हैं। प्राट, ठीक है, ये प्राट महोदय ने अपने अनुसार समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसने क्या किया, हिमालय जो है, हिमालय पर्वत की चट्टानों का अध्ययन किया और हिमालय पर्वत की चट्टानों का अध्ययन करने के बाद इसने ये पाया कि हिमालय पर्वत जो है वो हल्के घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ है। हल्के घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ है, यानी कि हिमालय पर्वत का घनत्व कम है। इसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात ये पाया कि हिमालय जो है कम घनत्व के पदार्थों से बना हुआ है। इस आधार पे इसने क्या कहा, इस आधार पे इसने, जो मैंने आपको पिछले कक्षा में भी बात बताई थी, इसने कहा कि सामान्यतः, इसके अध्ययन का ये निष्कर्ष है, सामान्यतः जो पर्वतों का घनत्व पठारों का घनत्व
मैदानों से और मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम पाया जाता है। बहुत अच्छी बात कही है इसने। क्या बात कही है? पर्वतों का घनत्व पठारों से, पठारों का घनत्व मैदानों से, मैदानों का घनत्व समुद्र तल से क्या पाया जाता है? कम। बात समझ में आई? तो दो ज़्यादा किसका पाया जाता है बताओ? सबसे ज़्यादा किसका हुआ? गलत। सबसे ज़्यादा किसका हुआ? सबसे ज़्यादा घनत्व हुआ समुद्र तल का। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व क्या हो जाएगा? कम, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी आगे अब तो करते ही। तो इसका ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार क्या हुआ? पर्वतों का घनत्व कम है, पठारों का घनत्व ज़्यादा है, मैदानों का घनत्व इनसे ज़्यादा है, और समुद्र तल का घनत्व इससे ज़्यादा है। ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 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 प्लस, ये प्लस प्लस, ये प्लस, यानी कि इसका एक घनत्व तो इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 घनत्व हो गया। ये समझाने के लिए है, ठीक है? ये लिखना नहीं है आपको, समझने के लिए। यानी कि घनत्व जो है नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा इसके अनुसार। बात समझ में आ गई? चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलो। इन्होंने क्या है, अपनी संकल्पना को सही बताने के लिए, अपनी संकल्पना को सच साबित करने के लिए, अपनी संकल्पना को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इन्होंने अपनी संकल्पना को समझाने के लिए क्या बोला है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस उदाहरण को हम लिख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पहले समझ लो आप, फिर उसको लिख लीजिएगा। चलिए उदाहरण लिखते हैं हम। देखिए इन्होंने क्या उदाहरण दिया। इन्होंने उदाहरण देने के लिए कोशिश की, एक बर्तन लिया बड़ा सारा। क्या लिया? बर्तन। ये बर्तन है भाई, ठीक है? ये डिजाइन बना दी मैंने इसकी। ये बर्तन, एक बर्तन लिया, यानी कि बड़ा पात्र। उस पात्र में भरा इन्होंने क्या? उसमें भरा इन्होंने पारा। क्या भर दिया इसमें? पारा। ध्यान रखना, ये पारा जो होता है एकमात्र द्रव धातु होता है, धातु होता है द्रव के रूप में। पारा इन्होंने इसमें भरा। पारा भरने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग घनत्व के, क्या लिए? अलग अलग घनत्व के अलग अलग धातु के टुकड़े लिए। यानी कि एक टुकड़ा लिया इसने लोहे का, एक लिया इन्होंने तांबे का, एक लिया एंटीमनी का, और एक लिया इन्होंने पित्तल का। कोई से भी 4 मान लीजिए आप। 4 अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ऊंचाई के, अलग अलग घनत्व के इन्होंने टुकड़े लिए। ध्यान रखना, तीनों चीज़ें अलग है। घनत्व भी अलग अलग है उनका, ऊंचाई भी अलग अलग है, और धातु भी अलग अलग है। 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ें ली इन्होंने, और उन चारों चीज़ों को इसके अंदर डिबो दिया। तो इन्होंने क्या पाया कि एक तल के किनारे ये सभी, ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, और ये चौथा टुकड़ा है। 4 टुकड़े, ठीक है? बीच के भाग को हम मिटा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि इनमें ये डूबे हुए हैं। ये इन्होंने मान लीजिए लिए लोहे का, ये लिया इन्होंने एंटीमनी का, ये लिया इन्होंने तांबे का, और ये लिया इन्होंने दुनिया पित्तल दी और मैसोने दी। ठीक है, ये इन्होंने पित्तल का लिया। इस तरीके से इन्होंने 4 अलग अलग धातु के टुकड़े लिए,
और उन्होंने इन सभी को पारे के डिब्बे में डाल दिया। डालने के बाद इन्होंने क्या देखा, जो देखा हम आपको बतलाने की कोशिश करें। इन चारों को अलग अलग डिजाइन में कर लेना ताकि दिखाई दे आपको। इन्होंने जब इसको डाला तो इन्होंने देखा कि ये सभी जो टुकड़े हैं ये पारे में डूब तो गए, लेकिन एक तल के किनारे, ये एक तल है इसका, यानी कि एक क्षेत्र है, वो एक तल के किनारे उससे अंदर नहीं डूबे, तल के किनारे जाकर के स्थिर हो गए। यानी कि हमने चार अलग अलग चीज़ों को डुबोया और चारों चीज़ें एक निश्चित गहराई तक जाकर के उसमें डूब गई। उससे ना तो नीचे जा रही है वो, ना ही उससे ऊपर जा रही है। ध्यान रखिएगा, हमने जो चीज़ें ली थी वो सभी चीज़ें अलग अलग है और सभी चीज़ों का घनत्व अलग है, भार भी अलग है और वो धातु भी अलग है। तो जिस तल के सहारे वे डूबी, यानी कि जहाँ जाकर के वो रुक गई, उस तल को इन्होंने क्या कहा, क्षतिपूर्ति तल नाम दिया। इस तल को इन्होंने क्या कहा, क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल, इस तल को नाम दिया इन्होंने। इसके माध्यम से इन्होंने ये बताया कि ये सभी टुकड़े जो है वहाँ जाकर के स्थिर हो गए, ना उससे नीचे गए ना उससे ऊपर गए, जबकि ये टुकड़े अलग अलग भार के, अलग अलग धातु के, अलग अलग घनत्व के थे। तो इसके आधार पर इसने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है, पठार है, पहाड़ियाँ हैं, समुद्र तल है, इन सभी का घनत्व अलग अलग पाया जाता है। पाया जाता है ना भाई, इन सभी का घनत्व अलग अलग है। ये सभी चीज़ें अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है और इन सभी की ऊंचाई भी अलग अलग है। तो इसने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा लेयर पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल पाया जाता है जो पिघली व्यवस्था में, क्योंकि पृथ्वी अंदर पिघली से नहीं, ये इतनी बात तो सभी को पता थी, पृथ्वी अंदर से पिघली हुई, वहाँ पर एक ऐसा तल पाया जाता है जहाँ जाकर के सभी एक तल के किनारे निश्चित हो जाती है, एक तल के किनारे फिक्स हो जाती है। उस तल को इसने क्षतिपूर्ति तल कहा। इसने कहा कि इस तल के ऊपर ही, इस तल के ऊपर ही चट्टानों के भार में और घनत्व में अंतर पाया जाता है, जबकि उसके नीचे की चट्टानों में अंतर नहीं पाया जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ नहीं? चलिए दोबारा सुनिए। इसने बताया कि एक क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है जहां जाकर के सभी चट्टानें स्थिर हो जाती है, उसके नीचे चट्टानों का घनत्व समान पाया जाता है, उसके ऊपर की चट्टानों के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। ये इसने अपने पूरे जो उदाहरण है इसका क्या निकाला, सार। इस चित्र को आप बना लीजिए। इसको कहते हैं प्राट का क्षतिपूर्ति तल संकल्पना भू संतुलन के संदर्भ में, ठीक है ना। इसने जो है अलग अलग धातु के टुकड़े लिए, अलग अलग ऊंचाई के टुकड़े लिए और उनको पारे के पात्र में डुबो दिया। लिख लोगे आप इसको या लिखाने की जरूरत पड़ेगी? आप तो बोल भी नहीं सकते इस वीडियो के माध्यम से। चलिए मैं आपको लिखा देता हूं, पहले इसको उतार लीजिए आप। बन गया होगा ये, नहीं बनाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। लिखिए, प्राट की क्षतिपूर्ति तल संकल्पना। लिखिए, प्राट महोदय ने सर्वप्रथम भू संतुलन की अवधारणा को समझाने के लिए एक प्रयोग किया
जिसमें उन्होंने पारे से भरे पात्र में विभिन्न ऊंचाई और घनत्व के अलग अलग धातुओं से बने टुकड़े लिए और उन्हें उस पारे से भरे पात्र में डुबोया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि सभी टुकड़े एक तल पर जाकर रुक गए हैं, या कोष्टक में लिखना एक तल के सहारे डूब गए हैं, ना उससे नीचे गए ना ऊपर। इस तल को प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल नाम दिया है। इस तल को प्राट महोदय ने क्या कहा है? क्षतिपूर्ति तल नाम दिया है। और समझाया कि इसी तरह अलग अलग घनत्व, ऊंचाई और भार वाले उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, समुद्र तल भी पृथ्वी के अंदर एक तल के किनारे, एक तल के सहारे जाकर पृथ्वी के अंदर एक तल के सहारे जाकर डूब जाते हैं, जिसे पृथ्वी का क्षतिपूर्ति तल माना है। पृथ्वी का क्या माना है? क्षतिपूर्ति तल माना है। इस तल के ऊपर की चट्टानों में घनत्व में अंतर पाया जाता है, जबकि इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे चट्टानों का घनत्व सदैव समान रहता है। चलिए
इस तरीके से इन्होंने अपनी संकल्पना में ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी ये चीज़ समझ में आई होगी। हम आपको एक बार फिर से इस सभी को पढ़ के बता रहे हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसको समझ लेते हैं हम। हमने चित्र बना करके इसको समझ लिया, लेकिन ये जो लिखा है इसको भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। प्राट की क्षतिपूर्ति कल्पना में प्राट कहते हैं कि इन्होंने भूसंतुलन के अवधारणा को समझाने के लिए सर्वप्रथम क्या किया, एक प्रयोग किया। इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पारे से भरे एक पात्र में विभिन्न ऊंचाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न ऊंचाई और घनत्व के अलग अलग धातुओं से बने क्या लिए, टुकड़े लिए, और उसे किस में डुबोया, पारे से भरे पात्र में डुबोया। पारे से भरे पात्र में डुबोने के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या देखा कि सभी टुकड़े एक तल पर जाकर के रुक गए हैं या एक तल के सारे डूब गए हैं। उससे ना तो नीचे गए ना ऊपर गए। इस तल के को प्राट ने क्या कहा है, क्षतिपूर्ति तल। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है, क्षतिपूर्ति तल। और समझाया, क्या समझाया कि अलग अलग घनत्व, ऊंचाई और भार वाले उच्चावच यानी कि पर्वत, पठार और समुद्र, इस प्रयोग के आधार पर समझाने की कोशिश। पर्वत, पठार, समुद्र भी पृथ्वी के अंदर एक तल के सहारे जाकर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, जिसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। इस तल के ऊपर की चट्टानों में घनत्व में अंतर पाया जाता है, जबकि अंदर की चट्टानों का घनत्व सदैव समान रहता है। ये बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी प्राट महोदय की ये संकल्पना वैसे ही समझ में आई होगी जैसे प्राट महोदय ने हमको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है हिमालय पर्वत के ऊपर किया था। हिमालय पर्वत के ऊपर अध्ययन करने के बाद ये किया था, और क्या बताया था कि हिमालय का जो ऊपरी वाला भाग है वो हल्के पदार्थों से बना हुआ है, जबकि नीचे घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। इस तरीके से इन्होंने बताया कि ऊपर वाली चट्टानों का घनत्व कम पाया जाता है, नीचे वाली चट्टानों का धीरे धीरे घनत्व अधिक होता जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।